बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर ज़ूलॉजी 512 का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम ज़ूलॉजी 506 को स्टडी कर रहे थे, उसका कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब के बाद जितने भी लेक्चर होंगे वो ज़ूलॉजी 512 के होंगे, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन के। इसमें सबसे पहला चैप्टर है मैकेनिज्म इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसका सब टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप है। इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप को सोडियम पोटाशियम पंप या सोडियम पोटाशियम ATPase भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोजेनिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आयन्स को पंप करने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को जनरेट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और सोडियम पोटाशियम ATPase इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है, एंजाइम की तरह फंक्शन करता है, एक चैनल है जो कि मेम्ब्रेन में मौजूद है, जिसको ATP की ब्रेक डाउन की ज़रूरत हो सोडियम पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट के लिए। डिस्कवरी इसकी 1957 में हुई। इसके बाद इसकी जो फंक्शनिंग की एज एन एंजाइम, एज अ आयन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम, ये 1997 में हुई। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका 4 सब यूनिट पर कंसिस्ट करता है, 2 बीटा सब यूनिट और 2 अल्फा सब यूनिट। इस वजह से टेट्रामर है ये। फंक्शन में से सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है वो सोडियम को सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और पोटाशियम को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में यानी कि सेल के अंदर पंप करता है। एक टाइम में, एक साइकिल में 3 सोडियम को बाहर, 3 सोडियम आयंस को और 2 पोटाशियम आयंस को सेल के अंदर पंप करता है। अब 3 आयंस बाहर जा रहे हैं, 2 आयंस अंदर आ रहे हैं, तो बाहर जो है पॉजिटिव चार्जेस की अमाउंट बढ़ जाएगी और अंदर पॉजिटिव चार्जेस की अमाउंट कम होगी, तो जिसकी वजह से बाहर वाली साइड को पॉजिटिव कह सकते हैं और अंदर वाली साइड को सेल के नेगेटिव कह सकते हैं। एग्जाम्पल है, इससे पहले कोर्सेज में भी पढ़ी होगी। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ चार्जेस हैं। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज सेल के मेम्ब्रेन के एक साइड पर और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से होगा, ये वाली साइड नेट पॉजिटिव कहलाएगी फिलहाल और ये साइड नेगेटिव कहलाएगी। पोलैरिटी इस तरह से क्रिएट होगी। अगर फर्ज करें हमारे पास कुछ नेगेटिव चार्जेस भी आ जाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज इधर और एक नेगेटिव चार्ज इधर, फिर भी ये सारी साइड नेट पॉजिटिव है और इसके एज कंपेयर टू दिस साइड, ये साइड जो है, ये वाली साइड, ये नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से -70 मिली वोल्ट एग्जिस्ट करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसी होती हैं जो कि सोडियम आयंस पर डिपेंड करती हैं, को ट्रांसपोर्ट्स। जैसे ही सोडियम आयंस बाहर जाएंगे सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से, ये सोडियम आयन एक ऐसे प्रोटीन चैनल से गुजरेंगे जो एक्टिवेट होगा इस सोडियम की वजह से और साथ अपना फंक्शन करेगा शुगर को सेल के अंदर लेके आने के लिए। जो अमाइनो एसिड भी हो सकता है, शुगर्स भी हो सकती हैं। सोडियम पोटाशियम पंप का फंक्शन सेल वॉल्यूम को कंट्रोल करना भी है। ओस्मोलैरिटी अगर चेंज होती है तो सेल का वॉल्यूम चेंज होता है।
तो अगर बात करें ऑस्मोलैरिटी की, तो ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन का सम है, जितने भी आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का सम, और उसके अंदर साथ साथ आयोनाइजेशन का भी सम है। कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ आयनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व किए जाते हैं तो वो दो हिस्सों में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू 2 होगी, और जो ग्लूकोज वगैरह हैं वो ब्रेक नहीं होते, आयोनाइजेशन के लिए वैल्यू 1 होगी इसमें। अब इस जगह पे जो कंसंट्रेशन टोनिसिटी की बात की जा रही है, असल में अगर बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से सेल में वाटर जो है वो मूव करेगा, और अगर बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल का वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। अगर सेल में वाटर अंदर की तरफ मूव करता है तो सेल को ज़रूरत होगी कि वो आयंस को बाहर पंप कर दे, यानी सोल्यूट को बाहर पंप कर दे। सोल्यूट के बाहर जाने की वजह से वाटर भी बाहर की तरफ मूव करेगा। इसी तरह सोडियम पोटाशियम पंप है जो कि सोल्यूट को आयंस को बाहर मूव करवाता है, जिससे सेल का वॉल्यूम मेंटेन रहता है, सेल बर्स्ट होने से या सेल की लाइसिस होने से बच जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग न्यूरॉन एक्टिविटी स्टेट्स। सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कोई मेंटेन नहीं रखता सोडियम पोटाशियम पंप, बल्कि न्यूरॉन की फंक्शनिंग के लिए इसके अलावा भी ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोई इस पंप को बनाने वाले जो जीन्स हैं उनमें अगर म्यूटेशन आ जाती है तो उससे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी वो भी हो सकती हैं। प्रोसेस है पूरा डिटेल के साथ डायग्राम में दिखाया गया है, सोडियम पोटाशियम पंप किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले 3 सोडियम सेल के अंदर वाली साइड से, साइटोसोल वाली साइड से पिक कर रहा है। साइटोसोल से 3 सोडियम के आयंस को पिक कर रहा है और बाइंडिंग साइट्स पर अटैच करवा दिया। इसके बाद जैसे ही फास्फोराइलेशन होगी, सेकंड स्टेप में फास्फोराइलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट टू अ मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के पास ये एक इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हुई। इनऑर्गेनिक फास्फेट की वजह से जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आई, यानी कि इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया प्रोटीन के चैनल के, और सोडियम बाहर रिलीज़ हो गए। इसके बाद फ़ौरन से जो 2 साइड थी बाहर से वो पोटाशियम को अपने साथ अटैच कर लेती है। नेक्स्ट स्टेप होता है डीफॉस्फोराइलेशन। इस चैनल प्रोटीन में से जो फास्फेट थी, इनऑर्गेनिक, आई वर्ड इसलिए लेटर इसलिए यूज़ किया है इनऑर्गेनिक फास्फेट के लिए। इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज़ होते ही जो पोटाशियम के आयंस हैं वो भी सेल के अंदर रिलीज़ होंगे, यानी कि एक बार पहले इस तरह से इस डायरेक्शन में जब शेप चेंज हुई, कन्फर्मेशन चेंज हुई, फिर दूसरी बार फिर वैसे ही कन्फर्मेशन चेंज हुई। इसी तरह से साइकिल में ये प्रोसेस चलता रहेगा। सोडियम पोटाशियम पंप के पास 4 साइट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 3 सोडियम को अटैच करने वाली साइट, और 2 जो हैं वो पोटाशियम को अटैच करने के लिए हैं, और 1 साइट है फास्फोरस को अटैच करने के लिए। तो 4 टोटल साइट सोडियम पोटाशियम पंप के पास हैं।